आज का जो आज जो है वो पॉलिटी विषय का तीसरा भाग है, जिसमें हम 41 से 61 प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती सूची के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कि जो संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें समवर्ती सूची पर विषय पर बात करनी है। पहला जो कथन है वो है वर्तमान में इस सूची में 100 से अधिक विषय हैं, और दूसरा है इस सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, और तीसरा है केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानूनों पर अभिभावी या प्रभावी होते हैं। तो इस आधार पे बुट के आधार पे हमें चुनना है केवल 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, या फिर 1 और 3। तो इस आधार पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, 2 और 3। क्योंकि वर्तमान सूची में जो समवर्ती सूची है उसमें 100 विषय ना होकर, ठीक है, उसमें 100 विषय ना होकर उसमें विषयों की संख्या जो है वो समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख है। इसलिए जो है वो पहला जो कथन है वो पूर्णतया गलत है, और दूसरा और तीसरा वो पूर्णतया सही है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं। मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है, और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं और मूल रूप से 47 विषय थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले विधान मंडल है? पहला है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या फिर पांडिचेरी। कूट के आधार पर चुनना है केवल 1, 3, 4, दूसरा 3 और 4, तीसरा है 1 और 2, और चौथा है 1, 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर है वो है 1, 3 और 4, क्योंकि पहला आंसर ही सही है, क्योंकि लद्दाख जो है उसमें मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है। सभी जो दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, 3 संघीय क्षेत्रों में ही विधानमंडल का प्रावधान है, बाकी अन्य किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट सचिवालय का कार्य नहीं है? पहला है मंत्रिमंडल और उनकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना। दूसरा है देश में बड़ी संकटमय परिस्थितियों का प्रबंधन करना। तीसरा है मंत्रिमंडल की नई स्थायी समितियों का निर्माण करना, और चौथा है अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करके सरकार को निर्णय लेने में सहायता करना। कौन सा एक कैबिनेट सचिवालय का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है वो है सी, नई समितियों का निर्माण करना जो है वो कैबिनेट सचिवालय का कार्य नहीं है। जो कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो स्थायी या समितियों का निर्माण करने का अधिकार जो है वो कैबिनेट सचिवालय का ना होकर प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है, और वही उनके कार्यों को निर्धारित करता है और समितियों की संख्याओं को घटा बढ़ा सकता है। इसलिए जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है: नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम। इसमें बताना है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में से कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। ऑप्शन है केवल 1 राज्य, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य या सभी 4 राज्य।
44। इसका सही आंसर है वो आपका है 44 का बी। इसका सही आंसर है 44 का बी, केवल 2 राज्य। क्योंकि छठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों को वर्णन है, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें से इसीलिए इसमें केवल 2 राज्य मिल रहे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम यही 2 राज्य जो हैं वो छठी अनुसूची में है, बाकी नागालैंड और झारखंड ये तीसरी अनुसूची में नहीं है। जबकि 5वीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। जबकि वर्ष 2019 में भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र थे और वो राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान थे। इसलिए इसका सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कि स्थानीय निकायों के राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है राज्य सरकार द्वारा यूएलबीएस को धन का हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है और यूएलबीएस केवल केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कूट के आधार पर इसको भी चुनना है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही आंसर है वो है आपका केवल ए। केवल ए सही आंसर है, क्योंकि स्थानीय सरकारों के 4-5 आय स्रोत हैं। एक है कर राजस्व, जिसमें वह संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर लगाती है, और दूसरा है गैर कर राजस्व। इसमें शुल्क हो गया, जुर्माना हो गया, रॉयल्टी हो गई, लाभांश हो गए, और तीसरा है अनुदान, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को अनुदान दिए जाते हैं, और तीसरा है हस्तांतरण, जिसमें राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण शामिल है। इसलिए पहला कथन जो है वही सही है, और दूसरा कथन इसमें है कि राज्य सरकार की यूएलबीएस केवल केंद्र सरकार के पूर्ण अनुमोदन से जो ये है ये गलत है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की बात ना कहकर राज्य सरकार की बात की जाती है। इसलिए राज्य सरकार के अनुमोदन से ही वित्तीय संस्थानों से या अन्य निकायों से उधार ले सकते हैं। इसलिए दूसरा कथन गलत है और हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है फ्रेडरिक व्हाइट केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। दूसरा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत किया गया था। और तीसरा है विट्ठल भाई जे पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले नियुक्त उपाध्यक्ष थे। और चौथा है अनंत सैनम अय्यर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 46 कि कौन सा सही है। इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन सही। इसका जो पहला है बी ऑप्शन जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का जो पदों का सृजन है वह 1935 के अधिनियम में न होकर या 1919 के अधिनियम में इसे शुरू किया गया था। तो पहला विकल्प गलत है। जो दूसरा विकल्प है वो सही नहीं है। तो 1921 से पहले भारत के गवर्नर जनरल ही केंद्रीय विधान परिषदों की 1921 से पहले भारत के गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट और सचिन सिन्हा को गवर्नर जनरल द्वारा केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। और विट्ठल भाई जे पटेल जो है वो केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय और पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। इसलिए जो है ए और सी ये गलत है।
तो बी भी गलत था, तो हमारा सही आंसर जो है वो केवल डी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि अनुसूचित जाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। और दूसरा है अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य का विधानमंडल केवल अनुसूचित क्षेत्र के आकार में वृद्धि कर सकता है, लेकिन उसमें कमी नहीं कर सकता। तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल के पास ऐसे क्षेत्रों के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति नहीं है। तो कूट के आधार पर इसे चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, इसका सही आंसर है वो है सी 1 और 3, क्योंकि अनुसूचित तीसरा जो कथन है वो है कि अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के राज्यपाल के पास ऐसे क्षेत्र के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम को प्रावधानों की संशोधित करने की शक्ति है, जो यह पूर्णतया सही है, इसलिए यह सही है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य का विधानमंडल केवल अनुसूचित क्षेत्र के आकार में वृद्धि कर सकता है, लेकिन उसमें कमी नहीं कर सकता है। तो जो यह कथन है या किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को दिया गया है, और वही इसमें सही घटा या बढ़ा सकता है, ऐसा अधिकार विधानसभा को नहीं दिया गया है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो केवल सही जो है वो केवल 1 और दूसरा सही है। पहला कथन इसलिए सही है क्योंकि 2000 की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के द्वारा संसद द्वारा सामान्य कानून के माध्यम से बदला जा सकता है, इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में कोई भी जो बदलाव होगा उसका अधिकार केवल संसद को है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि वित्त विधेयक को पेश होने के 75 दिनों के भीतर अधिनियमित हो जाना चाहिए। दूसरा है विनियोग विधेयक के विपरीत वित्त विधेयक में कर को अस्वीकार करने या कम करने के लिए संशोधन किया जा सकता है। इसके जो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही आंसर है वो है बी, केवल 2, क्योंकि पहला कथन विनियोग विधेयक के विपरीत वित्त विधेयक के संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं, इसलिए दूसरा जो कथन है वो सही है। और पहला जो कथन है वो है कि 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर अधिनियमित हो जाना चाहिए। वित्त विधेयक बजट के आय पक्ष को मान्यता देता है और बजट के अधिनियमन की प्रक्रिया को पूरा करता है, इसलिए जो है वो पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि अंतरिम कर संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार है, न कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान दिया गया है, इसलिए यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 कि निम्नलिखित में से किन विभागीय स्थायी समितियों का क्षेत्राधिकार लोकसभा के अंतर्गत आता है। पहला है खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण समिति, दूसरा है श्रम समिति, तीसरा है रेल समिति और चौथा है गृह कार्य समिति। तो कौन सा इसमें जो है वो लोकसभा के अंतर्गत आता है, 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 2, 3, क्योंकि वर्तमान में 2004 से में 7 समितियों का गठन किया गया था, जिसके आधार पर समितियों की स्थायी समितियों की संख्या बढ़कर 17 से 24 हो गई और 24 स्थायी समितियों में से 8 राज्यसभा के अधीन आती है और 16 लोकसभा के अधीन आती है, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन सही है। जो गृह कार्य समिति है वह लोकसभा के अंतर्गत, गृह कार्य समिति जो है वह लोकसभा के अंतर्गत नहीं, यह राज्यसभा के
अंतर्गत आती है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जल शक्ति मंत्री या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। क्वेश्चन नंबर 50। इसका जो सही आंसर है वो है ए, प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है कि जल संसाधन विकास जो संसाधन परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला कथन है भारत की लोकलेखा समिति लोकलेखा निधि से संसदीय अनुमोदन के बिना भुगतान किया जा सकता है, और दूसरा है भारत की आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय के पास रखा जाता है, और तीसरा है भारत की लोकलेखा निधि को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन है केवल 1, 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है केवल 3 और चौथा है 1, 2, 3। इसका सही आंसर है वो आपका है सी, केवल सी। केवल 3 ऑप्शन है वो सही है, बाकी जो है वो अन्य गलत है, क्योंकि इस निधि से कोई भी धन संसदीय विधि के अलावा अन्य किसी तरीके से निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है कि इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के पास रखा जाता है, ना कि वित्त मंत्रालय के पास, इसलिए कि तीसरा ऑप्शन ही केवल सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि वह सदन के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है। दूसरा है वह भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देता है, और तीसरा है उसे संसद के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 2 तो 3 सही है, या फिर 1 और 3 सही है। इसका सही आंसर है केवल, इसका सही ऑप्शन है बी, केवल 1 सही है। केवल बी, केवल 1 सही है, बाकी 2 हैं वो गलत है, क्योंकि लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना के बाद ही अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है, जबकि उसे सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि प्रस्ताव के द्वारा नहीं, बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकते हैं, और ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है, इसलिए तीसरा कथन जो है वो पूर्णतः गलत है। और दूसरा वो है कि राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देता है, तो ऐसा प्रावधान कोई नहीं है, इसलिए केवल 1 ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन है इथोपिया, इरिट्रिया, सूडान या फिर जिबूती। क्वेश्चन नंबर 53। इसका सही आंसर है वो है ए, इथोपिया। इथोपिया की सीमा जो है वो लाल सागर से नहीं मिलती है, और इथोपिया जो है लाल सागर तक सीधी सुगमता नहीं है, और यह एक लैंडलॉक्ड देश है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 कि आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 3 माह के अंतराल पर वर्तमान
साप्ताहिक स्थिति में बेरोजगारी दर का अनुमान लगाता है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या तो ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर है वो आपका है ए, केवल एक। कि जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, और दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि दूसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के छोटे से अंतराल पर वर्तमान साप्ताहिक में रोजगार और बेरोजगारी के संकेतक लगाना, और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतक में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम भागीदारी और बेरोजगारी आदि शामिल है, इसलिए जो है गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संविधान संसद की राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? पहला है जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो था, राज्य कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया हो। दूसरा है जब राज्यसभा राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देने का प्रस्ताव पारित करती हो। या फिर तीसरा जब किसी राज्य की विधायिका संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत 249 के अंतर्गत कि कोई भी विषय राष्ट्रहित में है और संसद को या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। और ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, और यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है। इसलिए दूसरा जो कथन है वो पूर्णतया सत्य है। दूसरा कथन पूर्णतया सत्य है। और किसी राज्य की विधायिका संसद से राज्य के सूची में विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती है, तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 253 में दिया गया है, 252 में दिया गया है, जिसके अनुसार जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया जाए, तब संसद उसे इस विषय के संबंध में कानून बना सकती है। इस प्रकार अधिनियमित कानून किया गया केवल उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव किया था। हालांकि अन्य राज्य भी अपने विधानमंडल में इस प्रस्ताव पारित करके इसे लागू कर सकते हैं। ऐसे कानून का संशोधन या पुनर्विचार केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो कोई एक राज्य इस प्रकार से कानून बनाने के लिए संसद में अनुरोध नहीं कर सकता है। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। और पहला कथन है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, ठीक है, तब प्रस्ताव हो गया हो, राज्य की कार्यकारिणी ने अपना इस्तीफा दे दिया हो। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, राज्य की कार्यकारिणी ने त्यागपत्र दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में संविधान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कोई भी विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है। इसलिए विकल्प ए जो है वो भी सही नहीं है। इसलिए जो सही आंसर है वो केवल 2 सही है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जिला परिषदों के खनिज उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी की देय राशि का निर्धारण करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना, और पड़ोसी संघराज्य क्षेत्र में बतौर प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ। तो इसमें कोर्ट के आधार पर कौन सा सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी 1, 2, 3। इसके तीनों कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है
57 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों पर सब्सिडी का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से किसानों को किया जाता है। दूसरा है, केंद्र सरकार द्वारा यूरिया और फास्फेट पोटाश उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण संवैधानिक रूप से किया जाता है। तो तीसरा है, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 उर्वरक विभाग द्वारा प्रशासित है। और इस कथनों पर कौन सा सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3 या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नगरपालिका के संबंधित में कि निगमों की तरह नगरपालिकाएं संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित होती हैं। दूसरा है, परिषद नगरपालिका की विधायी शाखा है और इसका प्रमुख एक चेयरमैन अथवा अध्यक्ष होता है। तीसरा है, चेयरमैन अथवा अध्यक्ष नगरपालिका के दिन प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1 और 2। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 1 और 2। 1 और 2 इसका सही आंसर है, क्योंकि चेयरमैन, तीसरा जो है चेयरमैन अथवा अध्यक्ष नगरपालिका के दिन प्रतिदिन सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो या मुख्य अधिशासी अधिकारी जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसलिए तीसरा जो कथन है वो पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए कि यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है या केंद्रीय सार्वजनिक के उद्यम और अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्वाधीन वाली अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण करेगी। तीसरा है, वित्त मंत्रालय का लोक उद्यम विभाग इसके प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो इसके आधार पे कौन सा, कूट के आधार पे कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर है डी। तीनों कथन इसके पूर्णतया सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 कि स्वास्थ्य संबंधी उपमंच और खेल युवा विकास संबंधी उपमंच निम्नलिखित संसदीय मंच में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है, संसदीय शिक्षा मंच, संसदीय युवा मंच, जनसंख्या और जनस्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच या फिर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, संसदीय युवा मंच। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आरंभ किया जा सकता है केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा या संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है वह संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है और महाभियोग के प्रस्ताव पर संसद के सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। और महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है जहां इन आरोपों की जांच होती है। यदि दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। तो ये थे हमारे आज का जो टॉपिक, तीसरा पार्ट था संविधान का। कल इसके अगले भाग को हल करने का प्रयास करेंगे।